इंटरव्यू के बारे में बहुत सारी अफवाहें फैली हुई हैं कि ये पूछते हैं, वो पूछते हैं और बहुत कठिन होता है। बट इट्स ओनली लाइक अ कन्वर्सेशन, बस बातचीत करना चाहते हैं। वो आपका थॉट प्रोसेस और क्लैरिटी ऑफ थॉट चेक कर रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि आप किसी वर्ग के अगेंस्ट तो नहीं बात करते हैं। मेरे से पूछा कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी और मेजॉरिटी कम्युनिटी है तो आप किसकी बात सुनेंगी? मैंने कहा सबकी बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कोई भी अलग नहीं है, सब बराबर है इस देश में। और तो उन्होंने कहा कि आप डिसीजन कैसे लेंगी कि कौन सही है कौन गलत? तो मैंने बोला कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ही इसीलिए गया है कि उसकी मदद लेके हम समझ ऐसे डिलेमास को सॉल्व कर सकें कि कौन सही है और कौन गलत। अगर फंडामेंटल राइट्स किसी कम्युनिटी के ब्रीच हो रहे हैं तो हमें उस कम्युनिटी का ध्यान तो देना ही पड़ेगा। दोस्तों नमस्कार, नेशनल वॉइस मीडिया में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक प्रतिभाशाली छात्रा से मुलाकात करवाएंगे। छात्रा ना कहें, अब आईएएस कहें। अंशिका वर्मा नाम है, जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा में 136वां 136 रैंक हासिल की है। प्रयागराज की रहने वाली है। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं अंशिका के साथ, अंशिका के पास, जो आपको तमाम विषयों के बारे में बताएगी। उन बच्चों, उन छात्रों के बारे में भी उनको गाइड कर रही हैं जो आईएएस और पीसीएस परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। गौर से सुनिए। संभव है कि प्रतिभाशाली अंशिका की बातें तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के काम आए। चलिए जुड़ते हैं अंशिका के साथ। अंशिका, आपका आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आपको नेशनल वॉइस मीडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो आप ये बता दें कि आपकी रैंकिंग कौन सी आई है और क्या आपने सब्जेक्ट चुना था? जी, मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। पहले मेरा नाम अंशिका वर्मा है। मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा की क्लासेस एसएमसी इलाहाबाद से की है। उसके बाद मैंने बीटेक किया इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से गलगोटिया कॉलेज नोएडा से। 2018 में मेरी बीटेक कंप्लीट हुई। उसके बाद मैं सिविल सेवा की परीक्षा की तैयारी में लग गई और 2 साल की तैयारी के बाद मैंने एग्ज़ाम दिया। 2020 वाला एग्ज़ाम मेरा निकल गया, क्लियर हो गया है और उसमें मेरी 136 रैंक आई है ऑल इंडिया। और जी हाँ, और मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। और ठीक है। आपने सब्जेक्ट आईएएस में क्या सोच करके रखा और कौन कौन से सब्जेक्ट आपने चूज किया? जी, प्री में कौन से सब्जेक्ट थे, मेंस में कौन से सब्जेक्ट थे? प्री के सब्जेक्ट सभी के लिए कॉमन है, वो जनरल स्टडीज है और सीसैट है। सीसैट एक एप्टीट्यूड टेस्ट है, उसमें मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग जैसी चीज़ें पूछी जाती हैं। वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर है। जो जनरल स्टडीज का पेपर है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, वाइड रेंजिंग टॉपिक्स पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स का उसमें बहुत ज़्यादा बड़ा रोल होता है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे प्रिपेयर करनी पड़ी, या किसी भी एस्पायरेंट को इन चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए जब वो प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो। प्रीलिम्स और मेंस का पैटर्न कंप्लीटली डिफरेंट है। दोनों एग्जाम्स के लिए अप्रोच भी डिफरेंट ज़रूरी होती है। प्रीलिम्स एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है, जहाँ की मेंस में हमें आंसर्स लिखने होते हैं। तो उसमें जनरल स्टडीज़ के 4 पेपर होते हैं, जीएस 1, 2, 3, 4 और उसके साथ साथ ऑप्शनल के भी 2 पेपर होते हैं और साथ में 2 कंपलसरी पेपर्स होते हैं, हिंदी और इंग्लिश के, और एक ऐसे का पेपर होता है। तो इन सभी पेपर्स के लिए अलग स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है एंड उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। मेंस का सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है, तो उसके अकॉर्डिंग एस्पायरेंट्स अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं और नोट्स प्रिपेयर करके उन्हें रिवाइज करके मेंस की प्रैक्टिस करके उसको क्लियर किया जा सकता है। अंशिका जी, सामान्य तौर पर इलाहाबाद में बच्चे आते हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं जी, और ग्रेजुएशन करते हैं। शुरुआत में एक लंबा दौर था जिसमें बीए के लड़के खूब आते थे। जी, अब आईआईटी के लड़के आने लगे, मेडिकल के लड़के आने लगे। जी। तो ऐसा परिवर्तन होने के पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों
आईआईटी के बच्चे या टेक्निकल एजुकेशन वाले बच्चे ज्यादा अब आने लगे। जी आपको क्या लगता है? जी, मुझे लगता है जो पेपर 2 इंट्रोड्यूस हुआ है प्रीलिम्स में, जो कि सीसैट है, एप्टीट्यूड टेस्ट, उसमें मैथ्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो आईआईटियंस को मैथ्स पे एज तो है ही ओवर अदर कैंडिडेट्स, और हो सकता है एक बीए वाला कैंडिडेट का मैथमेटिकल एप्टीट्यूड उतना अच्छा ना हो, बट ये सब तो ठीक है, लेकिन बीए वाले कैंडिडेट्स भी क्लियर करते हैं। तो अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करे या प्रैक्टिस करे, क्योंकि सिर्फ 66 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है सीसैट को क्लियर करने के लिए, तो बीए का कैंडिडेट हो या कोई आईआईटियन हो, दोनों ही क्लियर कर सकते हैं। मैंने आईआईटियंस को भी सीसैट में फेल होते हुए देखा है। तो मतलब कुछ मिसकंसेप्शंस है इस एग्जाम को लेके। वन हैज टू बिलीव इन देमसेल्फ, कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। जो बच्चे आईएएस की या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं जी, उनके लिए आप क्या सुझाव देंगी कि तैयारी करते समय विषयों का चयन कैसे करें और क्या सोचकर क्या देखकर करें? जी। ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जनरल स्टडीज में एक जैसे मार्क्स मिलते हैं कैंडिडेट्स को, बट ऑप्शनल में मार्क्स बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। तो सिलेक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपना इंटरेस्ट एरिया जाने। मैंने भी 2-3 सब्जेक्ट्स पढ़ने की कोशिश की स्टार्टिंग में। मैंने ज्योग्राफी, साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी को शॉर्टलिस्ट किया था कि हो सकता है कि इसमें मेरा इंटरेस्ट हो। फिर मैंने एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा, मुझे उसमें इंटरेस्ट आया। मैंने टॉपर स्टॉक्स देखी, टॉपर स्ट्रैटेजी देखी, मुझे लगा कि हाँ, स्कोर्स भी अच्छे मिल रहे हैं और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए नया था, बट मैंने ट्राई किया। तो सिलेक्शन जब कर रहे हैं ऑप्शनल का, इंटरेस्ट प्लेज अ वेरी मेजर रोल, मैं ये कहना चाहूँगी। टाइम फैक्टर को लेकर अक्सर चर्चा होती है कि देर तक पढ़े, 17 घंटे पढ़े, 15 घंटे पढ़े, 18 घंटे पढ़े। कहते हैं कई बार बच्चे रात रात भर जगह करते हैं। क्या ऐसा क्या है, ज्यादा देर तक पढ़ने वाले बच्चे ही ज्यादा योग्य निकलते हैं या कुछ और बात है? क्या टाइम फैक्टर क्या है, कितना महत्व रखता है? जी, इस एग्जाम का नेचर ऐसा है कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क तो इसमें डालना ही पड़ता है। मतलब देयर इज नो अदर वे ऑफ क्लियरिंग दिस एग्जाम। हार्ड वर्क तो आपको करना ही है। अब हो सकता है एक चीज आपको 3 घंटे में समझ आ रही हो, किसी और को 5 घंटे लग रहे हो, तो टाइम फैक्टर भी रिलेटिव है। मैं तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़ा करती थी, और मैं रात को जग के पढ़ती थी, तो मैं या तो सुबह 4 बजे तक या सुबह 7 भी बज जाते थे कभी कभी। तो इट्स रिलेटिव। मेरे फ्रेंड्स कुछ थे जो सुबह 6 बजे उठ के पढ़ते थे, बट मैंने एक कॉमन चीज नोटिस की है कि 8 से 10 घंटे की रेगुलर कंसिस्टेंट पढ़ाई सभी ने की है। जितनों ने, मेरे दोस्तों ने क्लियर किया, कुछ का नहीं भी क्लियर हुआ, बट एफर्ट सबने डाला है इतना कम से कम। आधे भारत की प्रतिनिधित्व करती हैं, महिलाओं की प्रतिनिधित्व करती हैं। जी, महिला अधिकारों को लेकर भी कई बार तमाम बातें उठती रहती हैं। जी, मान लीजिए आपको कहीं फील्ड में तैनाती मिली बतौर अफसर, जी, कैसे आगे का रुख तय करेंगी? ऐसे मुद्दे आते हैं तो जी। आई थिंक मैं इसको प्रायोरिटाइज करूंगी, क्योंकि डेटा भी सजेस्ट करता है कि विमेन का पार्टिसिपेशन जो है लेबर फोर्स में हो या फिर किसी भी चीज में, और क्राइम्स अगेंस्ट विमेन वो बढ़ते ही जा रहे हैं, वो कम नहीं हो रहे हैं। भले ही वो ज्यादा रिपोर्टिंग की वजह से हो रहा हो, लेकिन क्राइम्स का रिपोर्टिंग की बढ़ने की वजह से हमें दिख रहा है कि लड़कियां काफी ज्यादा, मतलब इसकी विक्टिम है क्राइम वगैरह की। तो अगर आईपीएस में जाती हूँ तो मैं तो प्रायोरिटाइज करूंगी शायद विमेन सेल वगैरह के थ्रू, या जो भी केसेस आ रहे हैं, 0 एफआईआर, ये सब चीजें जो हैं, ये जो इनिशिएटिव्स हैं जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आई विल मेक श्योर कि वो एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट हो। बस रखा ना हो कि हाँ ये किया गया है वुमेन के लिए, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई विल फोकस ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं जी, उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? अंतिम बात। जो तैयारी कर रहे हैं उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि तैयारी में घुसने से पहले ही एटलीस्ट एग्जाम की रिक्वायरमेंट को समझें, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है इस एग्जाम में, और टाइम, पेशेंस, सब कुछ बहुत ज्यादा चाहिए। तो प्लीज एग्जाम की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, एंड देन उसके बाद आई विल से द सेकंड स्टेप इज सेल्फ असेसमेंट। खुद को असेस करें, खुद की स्ट्रेंथ, वीकनेसेस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं। टॉपर स्टॉक देखें, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़ें, और समझें कि क्या करना चाहिए, क्या करके सक्सेस मिल सकती है। और हार्ड वर्क का तो कोई रिप्लेसमेंट है नहीं इस एग्जाम के लिए। अंशिका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने नेशनल मीडिया से ढेर सारी बातें शेयर की, साझा की। उन युवाओं के लिए आपने मार्गदर्शन किया जो तैयारियों में लगे हैं और
कई बार कभी विषय को लेकर, कभी टाइम को लेकर भटक जाते हैं, उनको भी आपने राह दिखाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।